हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जान लीजिए कि क्या प्रॉपर्टी होती है। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। या मान लीजिए सपोज करिए ये आपका मेटल है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जितने भी नॉन मेटल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बनाने की। तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस तरीके से दोनों रिएक्शन करते हैं। कोई मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ये ऐसा करते क्यों है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है। ये ऐसा केवल अपने आप को स्टेबल करने के लिए करते हैं। आप जानते हैं जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। और स्टेबल कब होते हैं, जब वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जब किसी एटम और एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो जितने भी आपके मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इसी के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे भी वो अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर होता है 12, हो जाएगा 282। तो यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कोई नहीं करने वाला, ना तो 7 की ना तो 6 की। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ये -1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, -2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 280, और इसका क्या हो जाएगा 280, इसका भी हो जाएगा। दोनों ने, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। दोनों के जो आपके थर्ड सेल थी उसमें अब क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अंदर वाले सेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसीलिए ऐसा करते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अंदर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अंदर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये स्टेबल हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है तो या तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके करे। तो ये आपके सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। इन दोनों ने अपने आप को स्टेबल कैसे किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके किया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से नॉन मेटल पे आइएगा। जैसे आपका क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का होता है 17, तो हो जाएगा 287। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, किसी से ले लेता है, छीन लेता है। तो क्या हो जाता है, इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके ऊपर तब कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बाहर से खींचा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 8। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है, चलिए इस बात पे चर्चा कर लेते हैं।
जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस तरीके से किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, NaCl, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है, इस पे बात करेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट भी बोल सकते हैं आप, क्यों, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब बनता कैसे है NaCl। NaCl में सोडियम आपका मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। इसी को पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। तो NaCl एग्जाम्पल लिया है, इसमें सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 281 था, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन आया था आउटर मोस्ट सेल में। क्लोरीन का 17 था, तो 287, तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा लीजिए। यहाँ पे उसी इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में था। इसमें एक बचा था, इसमें 7 बचा हुआ है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है आपको। तो सोडियम ने क्या किया था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इसके पास 7 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएगा। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक है, तो 7 तो मिलने वाला नहीं है, तो क्या करता है, यही एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपना ऑपरेट कंप्लीट करता है। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम के ऊपर तब कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, -1 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है वही चार्ज यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसको लेकर के। ठीक, तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये आयन के ट्रांसफर से बना हुआ है। ठीक है, या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड कैसे बना हुआ है, आयनों के ट्रांसफर के थ्रू बना हुआ है। तो इस टाइप से जो कंपाउंड बनता है, इसको आप इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। यानी द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल और देखिएगा, जिससे ले लिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड देखिएगा, मैग्नीशियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा 282। क्लोरीन का तो होता ही है 287। ठीक, क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, मिलने वाला नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। तो 2 क्लोरीन है ना, दोनों का वही होगा 287। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है, चलिए ये रहा मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 क्लोरीन ऊपर लिखा, 1 हमने यहाँ लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन इसका दिखाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये ले लेगा। ठीक है, चलिए क्या बन जाएगा आपका, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे भी -1 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो क्लोरीन को यहाँ पे होल्ड ट्वाइस लगाएंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन है।
दोनों के लिए होल ट्वाइस लग गया। अब इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसका आया हुआ है ना, तो होल ट्वाइस लगाया है, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गया, दोनों क्लोरीन के लिए हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने, दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, होल ट्वाइस का मतलब 2 क्लोरीन इसमें आ गया आपका। और इन दोनों के ऊपर क्या है, एक एक माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया है इसलिए एक माइनस चार्ज। तो 2 क्लोरीन है, होल ट्वाइस लगा है तो 2 क्लोरीन के लिए दोनों के ऊपर एक एक माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी मेटल और नॉन मेटल आपके रिएक्ट करते हैं। अब चलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर। जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका फिजिकल नेचर सॉलिड होता है, ये हार्ड होते हैं। हार्ड किस लिए होते हैं, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलकर बने होते हैं आयनिक कंपाउंड, इन दोनों के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी के कारण ये हार्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रिटिल भी होते हैं। ब्रिटिल का मतलब हो गया, अगर आप इन पे थोड़ा सा हार्म पहुंचाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको एक कंसिडरेबल अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए। तो ये जितने भी पॉजिटिव आयन, ये आपके पॉजिटिव आयन हो गया, ये आपका नेगेटिव आयन हो गया, फिर आपका पॉजिटिव आयन हो गया, फिर नेगेटिव आयन होगा, इस तरीके से एक पूरा क्रिस्टल बना होता है। तो इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं इनको ब्रेक करने के लिए आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट की एनर्जी, यानी एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, और उसी एनर्जी को देने पर ये आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इसीलिए स्ट्रांग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये आयनों के बीच में लग रहा है, तो स्ट्रांग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे हमारा वाटर है, तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर भी आपका H+ और OH- में ब्रेक हो सकता है। तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में, यानी अगर आपका सॉल्वेंट भी पोलर है वो भी आपका ब्रेक हो सकता है, तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपका केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं होते हैं, ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो ये आपके पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। लास्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन से चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट ऑफ आयन। अगर आयनों का मूवमेंट हो रहा है, आयनों का मूवमेंट हो सकता है, तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सॉलिड स्टेट में, अगर हमारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में आयनों का मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयन अपनी प्लेस से हिल नहीं सकते हैं। तो सॉलिड फेज में आयनों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो वाटर में डिजॉल्व करते ही आयन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि वो डिजॉल्व हो गए उसमें। वाटर में डिजॉल्व होने के बाद इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सारे पार्टिकल डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में अलग होकर के। ठीक है, तो आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में आयनों का मूवमेंट नहीं होगा, यानी सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मॉल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।